कक्षा 9 कृतिका पुस्तक में पहला पाठ है आपका मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। कवि फिर दोबारा हो गया दोबारा। कक्षा 9 कृतिका पुस्तक, इसमें आपका पहला पाठ है मेरे संग की औरतें। लेखिका है इसकी मृदुला गर्ग जी। लेखिका का परिचय। हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण लेखिका मृदुला गर्ग जी का जन्म सन 1938 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। वे भारत के विभिन्न राज्यों में रहीं। वे सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य कर रही हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने अपने समय और समाज की ज्वलंत समस्याओं पर अनेक वैचारिक निबंध लिखे हैं। गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़कर इन्होंने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर नवीन मौलिक रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्तकोबरा, कठगुलाब, ये इनका उपन्यास है। संगति विसंगति, ये 2 खंडों में संपूर्ण कहानियां हैं। रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, ये निबंध संग्रह है। आदि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। पाठ का सूक्ष्म परिचय। मेरे संग की औरतें संस्मरण एक नए प्रकार की शैली में लिखा गया है। इसमें अनेक ऐसी औरतों के विषय में बताया गया है जो जीवन तो परंपरागत तरीके से जीती हैं, पर सोचती एवं करती लीक से हटकर हैं। इस संस्मरण में लेखिका ने अपनी नानी, माँ और परदादी और अपनी बहनों की कमियों तथा विशेषताओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। पाठ का सारांश। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के विषय में उनके व्यक्तित्व एवं स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लेखिका ने अपनी नानी को देखा तो नहीं था, परंतु उनके विषय में सुना बहुत था। लेखिका को पता चला कि उसकी नानी परंपरागतवादी, अनपढ़ और पर्दा प्रथा मानने वाली औरत थी। लेखिका के नाना ने शादी के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टरी की थी। वे विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। नानी ने अपनी पुत्री अर्थात लेखिका की मां की शादी का जिम्मा अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा को सौंप दिया। वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। लेखिका की मां की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हुई थी। दुबली पतली मां को जब खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो उनके लिए असह्य थी। पिता तो खाली हाथ थे, परंतु मां की ईमानदारी, सुंदरता, नजाकत तथा निष्पक्षता आदि भावों से सभी लोग प्रभावित थे। लेखिका ने अपनी मां को कभी भारतीय मां जैसा नहीं पाया। वह घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में अधिक रुचि नहीं लेती थी। उन्हें पुस्तक पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। उनमें 2 गुण विशेष रूप से मौजूद थे। एक, कभी झूठ न बोलना, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात दूसरी पर जाहिर नहीं होने देती थी। कहने का मतलब है कि वो कभी किसी की चुगली वगैरह नहीं करती थी। इसके कारण माँ को घर में आदर तथा बाहर वालों से दोस्ती मिली थी। लेखिका की परदादी को भी लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनके इस ऐलान को सुनकर लोगों के मुख खुले के खुले रह गए। गांव वालों को इस बात का अनुभव था कि उनके तार सीधे ऊपर वाले से जुड़े हैं। कहने का मतलब ये कि सभी लोग सोचते थे कि लेखिका की परदादी के बारे में ये विचार था कि लगता है कि जो वो बात कहती हैं या जो मांगती हैं, ईश्वर उसकी मन्नत को पूरा कर देते हैं। इसीलिए वो लोग कहते थे कि इसकी दादी के तार जो हैं ईश्वर से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। भगवान ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी।
एक बार की घटना है जब घर के सभी लोग घर से बाहर बारात में गए हुए थे। लेखिका की परदादी शोर से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी चोर सेंध लगाकर, सेंध यानी जो दरवाजा वगैरह होता है, दीवार वगैरह होती है तो उसे जो काट कर उसमें चोर घुसता है, उसे बोलते हैं सेंध लगाना। उसी कमरे में घुस गया। पर दादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से एक लोटा पानी लाने के लिए कहा। बुढ़िया की हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी लेकर आया। पर दादी ने पानी पिया और आधा पानी चोर को भी पिला दिया। फिर कहा कि अब हम माँ बेटे हुए, अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर। चोर चोरी छोड़ करके खेती करने लगा। कहने का मतलब है कि परदादी का ये व्यवहार का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने गलत काम करना छोड़ दिया और अच्छा काम करने लगा और अपना जीवन यापन करने लगा। जब सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब लेखिका को टाइफाइड हो गया था, इसलिए वह स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल न हो सकी। लेखिका की चारों बहनें इस बात को लेकर कभी हीन भावना का शिकार नहीं हुई कि वे लड़की हैं। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी। यानी लेखिका की सबसे बड़ी बहन का नाम मंजुला भगत था। उनका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर लेखिका थी, उनके घर का नाम उमा था। लेखिका से छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। उससे छोटी रेणु और अचला थी। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम था राजीव। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। रेणु का स्वभाव विचित्र था। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती। उसका विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ था। पैदल चलकर पसीने से तर होकर वह घर आती थी। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। एक बार उसने बचपन में जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका फोटो मंगवा लिया था। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा पढ़ने में कम, पढ़ने में अधिक रुचि लेती थी, इसलिए उसके कम अंक आते थे और उसके शिष्यों से ज़्यादा उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी तो उसी से और किसी के साथ अपनी शादी नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है कि उसने निर्णय लिया कि मैं उससे शादी करूंगी, किसी और से शादी नहीं करूंगी। सबसे छोटी बहन अचला पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी की थी। उसे भी लिखने का रोग लग गया। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रही। वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने कई नाटक किए। बाद में मैसूर राज्य के एक कस्बे बागलाकोट में रही। लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोलकर दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती, परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती हैं। यानी वो अपनी छोटी बहन रेणु से अपने को कम समझती हैं। एक अन्य घटना का संस्मरण करते हुए वे लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक तेज बारिश हुई। चारों ओर पानी भर गया। रेणु की स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा, परंतु अपने धुन की पक्की रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची और स्कूल बंद होने के कारण वापस लौट आई। इससे उसका साहसी स्वभाव झलकता है। लेखिका का मानना है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चले जाने का और अकेलेपन का मजा कुछ और ही होता है। पाठ का सारांश समाप्त।